हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूँ सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए जो आपके 23-24 जुलाई को एग्ज़ाम है, बहुत ही कम समय बच रहा है। लगभग यूँ मानिए लगभग आपका पेपर ही आ गया है। लेकिन फिर भी बिल्कुल लास्ट टाइम में बेहद ही क्वालिटी वाले प्रश्न यदि आप चाहते हो तो इन टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करें बिल्कुल लास्ट टाइम तक। पूरे ही 30 प्रश्न हैं मनोविज्ञान के, पेपर नंबर 93 है। टारगेट है 25 प्रश्नों को सही करने का, जो लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न संख्या 1 है। पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में कहा जाता है। अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित अनुक्रिया। पहले प्रश्न में पावलोव ने जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, तो एक चीज तो ये होगी कि भाई शास्त्रीय या प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? पावलोव ने। प्रयोग किया था कुत्ते पर और इन्होंने पहले घंटी बजाई और फिर भोजन दिया था साथियों। तो एक समय ऐसा आया जब सिर्फ घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह में लार का आना हो गया था। तो ये जो घंटी थी ये तो अनुबंधित उद्दीपक था और ये जो भोजन है ये अनानुबंधित उद्दीपक था। मतलब भोजन की बात की जा रही है तो फिर अनानुबंधित उद्दीपक वाला जो तीसरा विकल्प है आपके पहले प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2, अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि हर बार लिखा था, हर बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना कहलाता है। बाह्य अवरोध, विलंब अवरोध, अनुबंधित अवरोध और विलोपन। तो साथियों प्रश्न संख्या 2 में बताइएगा सही आंसर। देखिए हर बार यहाँ पर एक बार तो अनुबंधन आपने स्थापित कर लिया कि घंटी के बजाने से ही कुत्ते के मुंह में लार का आना हो रहा था। तो दूसरा प्रश्न भी शास्त्रीय अनुबंधन से ही लिया गया है मेरे द्वारा। यहाँ पर अब हम हर बार घंटी तो बजा रहे लेकिन अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर, मतलब जो भोजन है उसको उपस्थित नहीं कर रहे, सिर्फ घंटी घंटी बजा रहे, तो उससे क्या होगा साथियों? उससे धीरे धीरे अनुबंधन का क्या हो जाएगा? विलोप हो जाएगा। मतलब कुत्ते के मुंह में लार का आना बंद हो जाएगा यदि उसको हम घंटी बजाने के बाद भोजन प्रस्तुत नहीं करेंगे तो। चौथा विकल्प आपके प्रश्न 2 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 3 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। संदेही, शंकालु तथा एकांत प्रिय रहने वाला, दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाला, समूह का नेतृत्व करने वाला और दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखने वाला। तो साथियों जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है उसकी विशेषता इनमें से किस विकल्प में दे रखी है? देखो अंतर्मुखी कभी भी समूह का नेतृत्व नहीं करता है, बल्कि वो तो समूह का हिस्सा ही नहीं होता है। दूसरों के साथ हंसी मजाक करना उसे पसंद नहीं होता है, दूसरों को अपने अनुकूल न बनाने की इच्छा नहीं होती उसकी, बल्कि वो संदेही होता है, शंकालु होता है और एकांत प्रिय। एकांत प्रिय मतलब बिल्कुल एकांत स्थान उसको बहुत ही अच्छा लगता है, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। तो विकल्प 1 आपके तीसरे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। तीसरे प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 है, टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? 10 कार्ड होते हैं, 20 कार्ड होते हैं, 30 कार्ड होते हैं, 40 कार्ड होते हैं। तो साथियों टीएटी परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या पूछी जा रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं दे रहा है कि महिलाओं की कितनी होती है, पुरुषों की कितनी होती है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि कार्डों की संख्या ही पूछ रहे। तो ऐसा होने पर यहाँ पर 30 वाला जो तीसरा विकल्प है साथियों ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टीएटी परीक्षण में 30 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 30 कार्ड होते हैं। थर्ड विकल्प चौथे प्रश्न में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 5 है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक है। अल्फ्रेड बिने हैं, स्पीयरमैन है, थॉर्नडाइक है और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत तो बिने के द्वारा दिया गया था। कौन सा? एक तत्व का सिद्धांत। और जो द्वितत्व का सिद्धांत और त्रितत्व का सिद्धांत है ये किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। तो 5वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प स्पीयरमैन सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। साथियों प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ कितने होते हैं? तो 3 कोष्ठ होते हैं, 60 कोष्ठ होते हैं, 80 कोष्ठ होते हैं और 120 कोष्ठ होते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर बताइए। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में
सही आंसर होगा। देखिए गिलफोर्ड ने जो संक्रिय उत्पाद का सिद्धांत बताया था, इसमें 3 तत्व बताए थे। कौन कौन से? एक तो था विषय वस्तु, एक थी संक्रिया और एक थे उत्पादन। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पर घटक इन्होंने बताए थे। और यहाँ बुद्धि संबंधी ये जो मॉडल था, इसमें कुल कोष्ठ पूछे गए हैं, तो कुल कोष्ठों की संख्या इन्होंने बताई है साथियों 120। कितनी बताई है? 120 बताई है। अतः चौथा विकल्प आपके छठे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 है, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगा प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, मंदबुद्धि बालक और जड़ बुद्धि बालक। देखो 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु, तो बुद्धि लब्धि निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि किस श्रेणी में उसको रखेंगे। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, इस प्रकार बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। तो 0 से 0 14 इंटू 10 बराबर 140। मतलब उसकी IQ या बुद्धि लब्धि कितनी है साथियों? 140। और 140 वाला बालक क्या होता है? प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 7 में सही उत्तर रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 8 है, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है तो यह दर्शाता है। यह उसकी प्रतिभा को दर्शा रहा है, दार्शनिकता को दर्शा रहा है, सृजनात्मकता को दर्शा रहा है या कौशलता को दर्शा रहा है। साथियों प्रश्न संख्या 8 में बताइए कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में सही रहेगा। देखिएगा एक बालक के द्वारा क्या किया जा रहा है? अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से क्या किया जा रहा है? कलात्मक वस्तु बनाई जा रही। तो मतलब जो प्लास्टिक थैलियाँ उपयोगी ही नहीं है साथियों, अगर अनुपयोगी चीज़ों से उपयोगी वस्तु बनाई जाती है तो साथियों वो सृजनात्मकता को प्रदर्शित करना होता है। तो यहाँ विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न 8 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 9 है, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरक है, कृत्रिम अभिप्रेरक है, नकारात्मक अभिप्रेरक है और अर्जित अभिप्रेरक है। तो स्नेह प्राप्त करने की इच्छा सभी को होती है, प्रेम प्राप्त करने की, कि हमें दूसरों से स्नेह मिले, प्रेम मिले साथियों। तो ये कृत्रिम नहीं है, ना ही नकारात्मक है, ना ही अर्जित है, बल्कि साथियों ये एक स्वाभाविक अभिप्रेरक है। क्या है? ये एक स्वाभाविक अभिप्रेरक है। अतः विकल्प नंबर जो 1 है आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। क्रिया को प्रारंभ करना, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। अधिगम है, सृजन है, संतुलन है और अभिप्रेरणा है। बताइए प्रश्न संख्या 10 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? क्रिया को प्रारंभ किया जाता है, जारी रखा जाता है और नियंत्रित रखा जाता है। तो साथियों इस प्रक्रिया को अधिगम नहीं कहते हैं, ना ही सर्जन, ना ही संतुलन, बल्कि इसको अभिप्रेरणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 10 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 है, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, औसत बालक और मनस्ताप बालक। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 11 में सही है? देखिए बालक क्या कर रहा है? गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य, मतलब जो अन्य सब्जेक्ट है गणित के अलावा, उसमें उस सामान्य बालकों की तरह व्यवहार करता है, सामान्य बालकों की तरह सीखता है, समझता है। लेकिन गणित में वो बहुत ही लो क्वालिटी, उसकी निम्न उपलब्धि है साथियों गणित में। तो ऐसे बालक जो किसी विषय विशेष में पिछड़ जाए, पिछड़े बालक कहलाते हैं। विकल्प नंबर आपका जो 1 है 11वें क्वेश्चन का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रथम विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आपके प्रश्न संख्या 12 है, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? नशा करना, कक्षा में नींद निकालना, कक्षा से भाग जाना और झूठ बोलना। तो जो कृत्य बाल अपराधों के अंतर्गत नहीं आता है वह किस विकल्प में दे रखा है? साथियों अगर कोई बालक है, मतलब जो सरकार द्वारा जो निर्धारित आयु है उससे कम उम्र का है और वो नशा कर रहा है, तो ये भी एक तरह से बाल अपराध है। कक्षा में से भाग रहा है, झूठ बोल रहा है, ये सभी बाल अपराधों के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर कक्षा में किसी बालक को नींद आ गई तो इसको आप बाल अपराध नहीं कह सकते हो। अतः विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट 13वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 13 क्या पूछ रहा है साथियों, एक वयस्क का कठिन परिस्थिति में बच्चों की तरह रोना किस प्रकार की प्रतिरक्षण प्रणाली है? क्षतिपूर्ति, प्रक्षेपण, पुष्टिकरण और प्रतिगमन। तो वयस्क का कठिन परिस्थितियों में मतलब उसके सामने जब कठिन परिस्थितियां आ जाती है जिनका वो सोल्यूशन नहीं कर पा रहा है, फिर वो क्या करता है, बच्चों की तरह रोने लग जाता है साथियों। ऐसी स्थिति में तो पूर्व की अवस्था में लौट जाता है। जब बाधाओं का सामना नहीं कर पाता है तो पूर्व की अवस्था में लौटना ही प्रतिगमन कहलाता है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14वां प्रश्न है, उच्च स्व प्रत्यय की सांकेतिक विशेषता है? द्विवा स्वप्न, आत्मविश्वास की कमी, उच्च बुद्धि और उच्च अभिक्षमता। तो देखो, उच्च स्व प्रत्यय की सांकेतिक विशेषता आत्मविश्वास की कमी तो नहीं होगी साथियों, डे ड्रीमिंग भी नहीं होगा, दिवस स्वप्न भी। तो उच्च बुद्धि या उच्च क्षमता। तो साथियों, जिन लोगों में उच्च स्व प्रत्यय होता है उनमें उच्च अभिक्षमता भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उच्च अभिक्षमता। विकल्प 4 आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 15 है, विकास के सिर पदाभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, सिर से मध्य की ओर होता है और मध्य से सिर की ओर होता है। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई। विकास के जो शिरा पदाभिमुख सिद्धांत है इसमें क्या कहा गया है? तो साथियों, जो पदाभिमुख सिद्धांत है इसमें ये नहीं कि भाई पैर से सिर की ओर विकास होता है, बल्कि विकास कैसे होता है, सिर से लेकर के पैरों की ओर ये बढ़ता जाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16 है, शुद्धिशयिता है, अवधान संबंधी विकार है, मनोगतिक संबंधी विकार है, एक प्रकार की विचलन है और आहार ग्रहण संबंधी विकार है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। शुद्धिशयिता का अर्थ इनमें से किससे लिया जाता है? 16वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं साथियों। शुद्धिशयिता अवधान संबंधी विकार नहीं है। अवधान संबंधी विकार को तो क्या कहते हैं? ADHD कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। शुद्धिशयिता का मतलब होता है आहार ग्रहण संबंधी विकार या भोजन ग्रहण से संबंधित एक विकार है साथियों ये। तो प्रश्न संख्या 16 में आपके चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न नंबर 17 है, यदि दौड़ते समय बच्चा सड़क पर फिसल जाता है तो बालक कहता है कि सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई, ऐसे व्यवहार का वो प्रदर्शन करता है। तो इस प्रकार के व्यवहार को क्या कहा जाएगा साथियों? विकल्प है, अहम केंद्रवाद कहा जाएगा, जीववाद कहा जाएगा, अंतः प्रज्ञात्मक विचार कहा जाएगा या अंतर्बोध विचार इसको कहा जाएगा। 17वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 में सही है? तो सही उत्तर का चयन कर लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 17 में कौन सा विकल्प सही है? आपके दूसरा विकल्प सही है, जीववाद वाला। कैसे? क्योंकि बालक सड़क पर चल रहा है, गिर गया और उसको चोट लगी तो क्या करेगा कि सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई, जबकि सड़क तो नहीं चोट पहुंचा सकती, वो तो निर्जीव है। मतलब वो निर्जीव और सजीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, सभी को जीवित मानता है साथियों। इसको ही जीववाद की प्रवृत्ति कहा जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। साथियों 18वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 18 क्या है? मैस्लो ने विभिन्न मानव आवश्यकताओं को किस क्रम में प्रस्तुत किया? रेखीय क्रम में, शाखीय क्रम में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में? तो साथियों देखिए, मैस्लो ने जो विभिन्न मानव आवश्यकताएं हैं उनको जिस क्रम में प्रस्तुत किया गया है, रेखीय या शाखीय क्रम में तो नहीं किया है, आरोही या अवरोही। तो साथियों इन्होंने सीखने का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, जिसमें सबसे पहली आवश्यकता बताई थी शारीरिक आवश्यकता, फिर दूसरी आवश्यकता बताई थी प्रेम की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी बताई थी प्रेम की आवश्यकता, चौथी बताई थी सम्मान की आवश्यकता और पांचवी बताई थी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा था, मतलब यहाँ पर साथियों बढ़ते क्रम में, तो आरोही क्रम में इन्होंने प्रस्तुत किया था। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 18 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 19वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 19 आपसे क्या पूछ रहा है साथियों? संवेग की विशेषता कौन सी नहीं है? जो संवेग की विशेषता नहीं है वो किस विकल्प में है? तो विकल्प है वाचिक माध्यम से ही ये अभिव्यक्त होते हैं,
संवेगों के नियमन में केंद्रीय व स्वायत्त तंत्रिका तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा है संवेग जन्मजात होते हैं और चौथा है संवेग उद्वेलन का एक जटिल रूप है। तो साथियों, जो संवेग की विशेषता आपको नहीं लग रही है वो कौन से विकल्प में दे रखी है प्रश्न संख्या 19 में। तो पहली चीज तो संवेग जन्मजात होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बाद में नहीं आते, जन्मजात होते हैं साथियों, ठीक है। दूसरी, संवेगों के नियमन में जो केंद्रीय और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी सही है। पहला या चौथा राइट आंसर है आपके प्रश्न नंबर 19 में साथियों, विकल्प नंबर ए। कैसे है? क्योंकि ये कह रहा है वाचिक माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं, वाचिक माध्यम से ही, मतलब वाचिक के अलावा दूसरी तरीके से अभिव्यक्त नहीं हो सकते, ऐसा कह रहा है ये तो ऐसा नहीं है, क्योंकि संवेग वाचिक मतलब बोल करके, बिना बोले व्यक्त हो जाते हैं। किसी को डर लग रहा है चेहरे को देखकर पता कर सकते हो आप, किसी को क्रोध आ रहा है चेहरे को देखकर पता कर सकते हो आप, ठीक है। तो बिना बोले भी ये व्यक्त हो जाते हैं, अतः पहला विकल्प आपके प्रश्न 19 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है, यह दृष्टिकोण कहलाता है। भाषा नैतित्ववाद, भाषा सापेक्षता, प्रकल्पना, भाषा निर्धारक और इनमें से कोई भी नहीं। तो 20वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। साथियों, भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है, ये दृष्टिकोण है, इसको भाषा सापेक्षता प्रकल्पना के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्या, किस नाम से? भाषा सापेक्षता प्रकल्पना के नाम से। तो सेकंड विकल्प 20 में सही है। नेक्स्ट 21 पे आएंगे साथियों। 21वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? औद्योगिक मनोविज्ञान, विकृत मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान। तो जो क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है वो इनमें से किस विकल्प में दे रखा है प्रश्न संख्या 21 में। साथियों, मनोविज्ञान के अंतर्गत औद्योगिक मनोविज्ञान भी आता है, विकृत मनोविज्ञान भी आता है और असामान्य मनोविज्ञान भी आता है, लेकिन मनोविज्ञान की शाखाओं में राजनीतिक मनोविज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः विकल्प नंबर जो 3 है आपके 21 का सही उत्तर है साथियों। चलिए नेक्स्ट 22 पे आते हैं। तो 22वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या पूछ रहे हैं आपसे? कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किए चिंपैंजी पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर और कबूतर पर। तो कोहलर के द्वारा अधिगम संबंधी प्रयोग किस पर किया गया था साथियों? देखो, कोहलर, कोपका, वर्दिमर, गेस्टाल्टवादी, चिंपैंजी, क्लियर है सभी के? तो चिंपैंजी का नाम भी है सुल्तान। क्या नाम था उसका? सुल्तान नाम था साथियों। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। विकल्प आपका 22 में सही है। जबकि बात करें कुत्ते पर प्रयोग, तो कुत्ते पर प्रयोग किया गया था पावलोव के द्वारा। किसके द्वारा? पावलोव के द्वारा। बिल्ली पर प्रयोग किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा। चूहे पर प्रयोग किया था साथियों स्किनर ने, स्किनर ने चूहे पर किया था। और कबूतर पर यहाँ पर हल के द्वारा प्रयोग किए गए थे। स्किनर ने भी किए थे हालांकि, बट हल के द्वारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो विकल्प 1 आपके 22 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ेंगे। तो 23वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 23 से। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है, यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और धनात्मक स्थानांतरण, या फिर सकारात्मक, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक, धनात्मक या सकारात्मक यहाँ लिखना चाहिए था, है ना। तो साथियों, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है, तो मतलब अपना जो पूर्व ज्ञान है साइकिल चलाने का वो किस में सहायता दे रहा है? हमें स्कूटर को चलाने सीखने में सहायता दे रहा है। और यदि पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायता दे तो उसको धनात्मक स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है साथियों। अतः 23 में आपके 4th विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 24 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए 24वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 24 आपसे क्या पूछ रहा है साथियों? तो प्रश्न नंबर 24 में देखिए, 23वें में तो 4th विकल्प सही है। 24वां प्रश्न, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, जेम्स ड्रेवर का, वाटसन का और स्किनर का। तो मनोविज्ञान के संबंध में ये जो कथन कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है साथियों? प्रश्न संख्या 24 में जो सही उत्तर रहेगा, देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का कैसा विज्ञान है? शुद्ध विज्ञान है, यह कथन जेबी वाटसन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? जेबी वाटसन के द्वारा कहा गया है। अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 25 पे आएंगे। तो 25वां प्रश्न है साथियों आपके, रोशेशाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? व्यक्तित्व
प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी और अर्ध प्रक्षेपी। साथियों 25 का बताइएगा सही उत्तर कौन सा आपका रहेगा। देखिए रोर्शा का जो सही डब्बा परीक्षण है हरमन रोर्शा के द्वारा दिया गया था, जिसमें व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके व्यक्तित्व का मापन किया गया था साथियों। और इसमें कुल 10 कार्डों का प्रयोग किया गया था, जिसमें स्याही से विभिन्न तरह की आकृतियां बनी होती थी। और यह व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है। कैसी विधि है? प्रक्षेपी विधि है। अतः आपके जो दूसरा विकल्प है साथियों प्रश्न नंबर 25 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो 26वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 26 क्या है? थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने साथियों? एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत और त्रिआयामी सिद्धांत। तो 100% एक प्रश्न ऐसा आना है आपको जिसमें बुद्धि के सिद्धांत का दे रखा होगा और जनक पूछेगा साथियों। 100% हर बार आता है, जिसमें गार्डनर का बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक का भी इंपॉर्टेंट है हालांकि, लेकिन गार्डनर का बहुबुद्धि वाला याद रखना है आपको। तो भाई एक तत्व का तो बिने ने दिया था, मैंने आपको बता रखी ये चीज़, ठीक है। द्वितत्व का स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। फिर एक और बात बता दूं, त्रितत्व का भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। और बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। और त्रिआयामी सिद्धांत दिया था साथियों गिलफोर्ड ने। जबकि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ तो बहुतत्व पूछा है, बहुबुद्धि गार्डनर, बहुतत्व थॉर्नडाइक, ठीक है। ये चीज़ विशेष तौर पर आपको याद रखना है साथियों। तो विकल्प नंबर 3 आपके 26 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट 27 की ओर बढ़ेंगे। आपके 27वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, औसत बुद्धि। तो पहले उसकी आईक्यू निकाल लेते हैं। आईक्यू निकालने का सूत्र बता रखा है आपको पिछले 1-2 टेस्टों से, खूब प्रश्न ला रहा हूँ मैं इनके, ठीक है। तो मानसिक आयु बटे उसकी वास्तविक आयु इंटू 100। तो साथियों इंटू 100। तो देखिएगा 11 वर्षीय बालक है, मानसिक आयु 10 वर्ष है, मतलब वो प्रतिभाशाली नहीं रहेगा साथियों, ना ही तीव्र बुद्धि रहेगा। अब अगर हम निकाल के देखें तो 11 9 99, मतलब पॉइंट में जाएगा ये, तो 10 × 9 90 प्लस उसकी आईक्यू रहेगी, मतलब वो औसत बुद्धि के अंतर्गत रहेगा। किसके अंतर्गत रहेगा? वो औसत बुद्धि के अंतर्गत वो बालक रहेगा। अतः चौथा विकल्प आपके 27 का बिल्कुल सही उत्तर है। कमेंट करके जाना 30 में से कितने प्रश्न आप सही करते हो, ठीक है। तो चलिए 28 की ओर बढ़ेंगे। आपके 28वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है। क्या है भूख? आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रेरण है और उद्देश्य है। तो साथियों देखो उद्देश्य तो नहीं है, भूख क्या है? भूख, आवश्यकता, अंतर्नोद या प्रेरण। तो 28वें प्रश्न में जो से उत्तर है अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है साथियों? अंतर्नोद है। क्या है? अंतर्नोद है, जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाती है। विकल्प 2 आपके 28 में सही है। अब सेकंड लास्ट मतलब 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 29वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 29 है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुसरण करना कहलाता है? रीग्रेशन, रीप्रेशन, प्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन। तो साथियों 29वें प्रश्न में मैंने यहाँ थोड़ा जो ये चीज़ें होती है समायोजन की विधियाँ, इसको इंग्लिश में नाम कर दिया, तो ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है आपको, सही तरीके से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखो 29वें प्रश्न को अगर हम देखें, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर, कि वो क्या है इस चीज़ को भूल रहा है, वो दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना, कि नहीं मुझे तो उसके जैसा बनना है। तो साथियों इसको आइडेंटिफिकेशन या तादात्म्यकरण के नाम से जाना जाता है। क्या? आइडेंटिफिकेशन या तादात्म्यकरण, तादात्म्यकरण, ठीक है। तो विकल्प आपके 4 29वें प्रश्न का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न भी देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 30 क्या है? 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं? मूर्ख बालक, जड़ बालक, पिछड़ा बालक और मंदबुद्धि बालक। साथियों जिन बालकों की आईक्यू 0 से 25 के बीच होती है उनको आप पिछड़ा बालक तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी आईक्यू तो 80 से 90 के आसपास होती है। मंदबुद्धि बालक भी उसको आप नहीं, जड़ या मूर्ख। तो साथियों 0 से 25 आईक्यू वाले बालकों को जड़ बुद्धि बालक के नाम से जाना जाता है। इनकी समस्त गतिविधियां दूसरों के ऊपर ही आश्रित होती है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 30 में सही है। ये कंप्लीट होता है आपके पेपर नंबर 93।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।